ओके बेटा। तो ये वीडियो मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जीएसटी रिवीजन टेस्ट पेपर मई 25। कुछ एक अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, कुछ एक बढ़िया क्वेश्चन भी हैं। एक बार के लिए अपन फोकस करेंगे इसके ऊपर कि क्या क्वेश्चंस है और क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमसीक्यू के ऊपर लास्ट में आता हूँ। इस बार एमसीक्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं पीछे से क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, जो बड़े क्वेश्चन हमारे सामने हैं। सॉल्व है भले ही, पर मैं फिर भी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट होंगे इस क्वेश्चंस के। तो आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छी तरह से समझना। Surya is engaged in providing a bucket of goods and services, bouquet of goods and services. It is registered in Jaipur, Rajasthan. It provides the following information for the month of January. ठीक है, तो बंदा गुड और सर्विसेज दोनों बेचता है। जनवरी महीने की अपनी डिटेल आपके सामने ला रहा है। जयपुर का रजिस्टर्ड व्यापारी है। बड़ा क्वेश्चन O माइनस आई वाला। सबसे पहले देखिए 20 लाख रुपए का क्या बेचा इसने। ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर जिग्नेश इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन सूरत, गुजरात। तो बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस बेची है इसने, गुजरात के एक व्यापारी जिग्नेश इंडस्ट्रीज को बेची है, जो गुजरात में रजिस्टर्ड है। 20 लाख रुपए की सेवा बेची है ये समझना पड़ेगा आपको। O माइनस आई तभी सही होगा जब आपको पता है कि बंदा बेच रहा है, खरीद रहा है, कर क्या रहा है। गुड्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, बंडल बेच रहा है, इंडिविजुअल सप्लाई बेच रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज आपका O माइनस आई वाला क्वेश्चन में 99% गलतियां हो जाएगी। यही है वो मेन फोकस। लैंग्वेज क्या है, धंधा क्या है, समझना पड़ेगा। तो 20 लाख रुपए की सेवा बेची है। अगर आपको याद हो तो बिजनेस एग्जीबिशन से रिलेटेड एक एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती है कानून के अंदर, बिजनेस एग्जीबिशन से रिलेटेड, पर वो हेल्ड आउटसाइड इंडिया वाली होती है। तो ये तो हेल्ड इन इंडिया है, एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगी। अगली देखिए, प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विस टू 10 CA स्टूडेंट ओरिजिनली फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान इन ए हॉस्टल सूर्या होम ओन्ड बाय इट। सूर्या होम इज लोकेटेड इन जयपुर, राजस्थान। हॉस्टल अकोमोडेशन चार्जेस आज 22,000 पर स्टूडेंट पर मंथ। एज पर एग्रीमेंट मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे ऑफ द स्टूडेंट इन हॉस्टल इज 4 मंथ। तो हॉस्टल अकोमोडेशन सेवा बेची है। अगली एग्जाम्पशन यानी कि सॉरी अगली सेवा जो बेची है हॉस्टल अकोमोडेशन सेवा। और हॉस्टल अकोमोडेशन सेवा हॉस्टल अकोमोडेशन सेवा आपको पता है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो होती है उसकी सेवा तो एग्जेम्प्ट होती है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आपको याद हो तो एंट्री नंबर 12 करके कुछ होती थी, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस। पर वहां पे साफ एक एक्सप्लेनेशन आता था जहाँ पे लिखा हुआ था कि हॉस्टल वगैरह को इस एग्जाम्पशन में कवर नहीं करना है। पर एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट ऑलरेडी नए वाले बच्चों को तो जो पढ़ाया गया था। एंट्री 12A में एक अमेंडमेंट का भी मैं वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिकली जो जो भी चेंजेस हैं, मेन वाले चेंजेस जिसमें दिमाग लगाना है। सर्कुलर्स बहुत सारे इक्के दुक्के हैं जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो उसके ऊपर दिमाग ना लगाते हुए अपन मेन अमेंडमेंट जिस पर फोकस करना है वो मैं एक वीडियो, छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो वहाँ पे एक एंट्री 12A ऐड हुई है। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अकोमोडेशन सर्विस जिसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ है। ठीक है ना। अकोमोडेशन सर्विस जिसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर मंथ पर पर्सन है। अगर वो सर्विस मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज के लिए दी गई है, हॉस्टल वगैरह सब आ जाएंगे इसके अंदर। कोई भी अकोमोडेशन जिसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 पर मंथ पर पर्सन या उससे कम है और मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज के लिए दी जाती है, तो वो सेवा एग्जेम्प्ट की गई है। अब यहां पे आप देखो, हॉस्टल में CA बच्चों को ठहराया है 10, उनसे 2,20,000 रुपए लिए, एक महीने का 22,000 रुपए किराया था महीने का। तो अपन को तो जनवरी का ही वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया है 2,20, तो 2,20 का सर्विस बेच के पैसा आया है।
पर आप देखिए उनसे चार्जेस क्या लिए गए, 22,000, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, 20,000 रुपये से ज़्यादा है। परफॉर्म द कार्नेटिक म्यूजिक टू प्रमोट द ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट। आपको याद हो तो कार्नेटिक म्यूजिक मतलब क्लासिकल और आर्ट फॉर्म में परफॉर्मेंस देकर अगर कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है एग्जेम्प्ट होती है, बशर्ते कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। आप देखिए ये सेवा का भी कंसिडरेशन 1.45 है, 1.5 लाख से नीचे है, बट देखो आपको याद होगा ब्रांड एम्बेसडर के नाते दी गई सेवा पे एग्जम्पशन मिलती नहीं है। आगे, इंट्रा स्टेट सर्विस प्रोवाइडेड एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ मनी बैंक रजिस्टर्ड इन राजस्थान विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन जयपुर ब्रांच। बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सेवाएं बैंक को देने पे एग्जम्पशन मिलती है अगर आपको याद हो, पर रूरल एरिया के ब्रांच से रिलेटेड होती है। यहाँ पे कहाँ पे दी है, बैंक को सेवा तो दी है, ये भी बेची है सेवा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की, मनी बैंक को सेवा बेची है, पर जयपुर सिटी के लिए बेची है, अगेन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। फोकस्ड ऑन एग्जम्पशन है ज़्यादातर देखो तो आप। रेंटेड ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान 3 लाख रुपए टू गंगा लिमिटेड, ए सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान, सूर्या एज ए डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जयपुर की जो कि हमने गंगा लिमिटेड को किराए पे दी है, जो कि हमारा सप्लायर है, सॉरी क्या, जो कि एक सप्लायर है गुड एंड सर्विस का, और इस प्रॉपर्टी में सूर्या राजस्थान, सूर्या इज डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड। अच्छा, सूर्या जो है हमारा असेसी वो इसमें डायरेक्टर है, ठीक है। तो 3 लाख रुपए की एक सेवा बेची रेंटिंग की। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटिंग तो एग्जाम्प्ट होती नहीं है वैसे। स्पॉन्सर्ड ए बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड इन बीकानेर राजस्थान बाय एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पेड ए स्पॉन्सरशिप फी ऑफ ₹5 लाख टू एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड इन जयपुर राजस्थान। अब देखो यहाँ पे स्पॉन्सर करा है, सूर्या ने स्पॉन्सर करा है बेटा, तो इसने तो सेवा खरीदी है। बोला था स्पॉन्सर करने वाला रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है, तो सूर्या ने एक बिजनेस समिट को स्पॉन्सर करा है जो कि ये एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज करी और 5 लाख रुपए पेड करे हैं। तो दिस इज ए इनवर्ड सप्लाई, स्पॉन्सरशिप की सेवा खरीदी। आरसीएम वाला दिमाग लगता होगा, अभी आते हैं बात करते हैं। रिसीव द सर्विस, एक और सेवा खरीदी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर जीटीए से सेवा खरीदी है, और देखो ये अनरजिस्टर्ड जीटीए से खरीदी, 2 लाख रुपए की सेवा और खरीदी। टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान, तो एक ये भी सेवा खरीदी है, 1.5 लाख रुपए की एक और सेवा खरीदी है। तीनों इनवर्ट सप्लाई से, तीनों चीजें खरीदी है। रेंटल ऑफ कार की सेवा खरीदी अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड से। Rate of CGST, SGST, IGST are 9-18% respectively of both inward and outward supply of good and service except car rental service and GTA service where the rate is 2.5-5। दो सर्विस की रेट, इन दोनों की रेट 2.5 है, IG लगता हो तो 5 है। अब IG लगेगा कि CGSG लगेगा वो तो बेटा इंटर इंट्रा से जज होता है। अब इंट्रा या तो दे रखा है, नहीं दे रखा है तो POS चैप्टर का मदद लेना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई से जज होगा कि भैया नेचर ऑफ सप्लाई इंटर है कि इंट्रा है, फिर रेट लगाएंगे, 2.5-5 लगानी है जो भी लगानी है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस wherever applicable. There was no opening balance of ITC. Throughout the information given above, you are required to compute minimum net GST liability payment in cash for the month of January for the Surya. तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है आपका, वो 10 नंबर वाला O-I वाला क्वेश्चन है, सिंपल से। अब अगर आप ध्यान दें तो आइए देखो, बिल्कुल इजी रखेंगे। देखो सिंपल, O-I में मेरे को मात्र 2 कैलकुलेशंस करनी है बेटा, एक आउटपुट टैक्स और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट, बस। टारगेट क्लियर है मेरे को अपने दिमाग में। पहले मैं निकालता हूं, सबसे पहले यहां पे मेरा टारगेट रहेगा। अब देखो O-I करने के बाद क्या करना होता है, मेरे को अपना आउटपुट टैक्स निकालना है। आउटपुट टैक्स निकालने के बाद ITC लेना है, और जितना भी कैश पेबल आएगा उसमें फिर आरसीएम वाला अगर कोई टैक्स है तो एड बैक करते हैं। फाइनली मैं अगर बताऊं कैश कैसे निकलता है, देखो गड़बड़ मत करो। O-I करा,
ये जो बचा कैश देना है, प्लस अगर कोई आरसीएम लाइबिलिटी आ गई है मेरे ऊपर तो वो भी मेरे को ऐड कर देना है। ये जो बचेगा दिस इज माय फाइनल अमाउंट पेड इन कैश, फाइनल। इसके अलावा दिमाग में और कुछ सोचने का नहीं, कैश पेबल है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, मैंने इस क्वेश्चन में पहले बेचा क्या क्या है उससे आउटपुट टैक्स निकालता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सोल्ड बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस ऑफ ₹20 लाख। बेचा क्या, बेचे में दिमाग लगा रहा हूं, वो निकाल रहा हूं। तो मैंने 20 लाख रुपए की बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस बेची। एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, बेचते वक्त ये सोचने का है। एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, जवाब आ गया टैक्सेबल, क्योंकि हेल्ड आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, किसको बेची भाई, जिग्नेश को बेची। कहां का है जिग्नेश, आपको पता है गुजरात का है, और एग्जीबिशन भी शायद गुजरात में ही हो रही थी। अब इंटर है, इंट्रा दिया नहीं है, जज करना पड़ेगा, पीओएस चैप्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सप्लाई टैक्सेबल है तो इसमें जीएसटी तो लगेगा, पर सीजी, एसजी, आईजी कौन सा, ये सोचना। दे देते इंट्रा इंटर लैंग्वेज में ही तो खेल खत्म था। इंट्रा बोल देते तो मैं सीजी एसजी लगा देता, इंटर बोलते तो आईजी लगा देता, पर ये साले देते नहीं है आजकल, आईसीए वाले नहीं देंगे आपको, आप जज करो। अब आपको बिजनेस एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा। बिजनेस एग्जीबिशन में देखो इन्होंने क्या लैंग्वेज के साथ बोला है, पहले तो लिखा टैक्सेबल है क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होती है, एक तो वो लॉजिक लिख दिया, पहला लॉजिक तो क्लियर है, ये तो अपन को पता पड़ गया। फर्दर ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में याद हो तो एग्जीबिशन की जो सेवाएं होती है, देखिए जहां पे इवेंट होता है वहां होती है, देखो फर्दर इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक फलाना ढिकाना इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस इन एग्जीबिशन इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज गुजरात। तो इसलिए एक इंटर स्टेट सप्लाई है, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसलिए 20 लाख रुपए पे 18% IGST, 3,60,000 रुपए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से जज करा। अगली चीज क्या बेची भाई मैंने, वो सीए बच्चों को अकोमोडेशन सेवा बेची, 2,20,000 की सेवा बेची, 22,000 रुपए पर बच्चा चार्जेस लिया। एग्जाम्पशन मिल सकती थी अगर 20,000 होता, 4 महीने के लिए दिया है कंटिन्यूसली तो 90 दिन वाला तो रिक्वायरमेंट पूरा होता है, नहीं एंट्री ऑफ एग्जाम्पशन से, बट लगातार 4 महीने के लिए बेची, 4 महीने के लिए बेची तो 90 दिन वाला रिक्वायरमेंट पूरा है, पर वो 22,000 20,000 से तो ज्यादा है ना, तो इसलिए ये सेवा भी क्या होगी, टैक्सेबल। अब ये भी इंटर है, इंट्रा दिया नहीं हुआ है, तो फिर अकोमोडेशन सेवा बेची, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सेवा में बेचता हूं तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो अकोमोडेशन क्या है, देखिए आप, ये देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन, और वो कहां पे लोकेटेड थी, राजस्थान, सप्लायर भी राजस्थान का है तो पीओएस भी राजस्थान, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी राजस्थान, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा सीजी और एसजी, ये हो गया सीजी और एसजी, 9%। हर गुड और सर्विस की रेट 9 ही लेनी है, एक्सेप्ट वो 2 सेवा जो लास्ट में अपन ने इनवर्ड वाली देखी थी, ये 2 का लॉजिक हो गया भाई। फिर क्या बेचा, म्यूजिक परफॉर्मेंस की वो सेवा बेची, कर्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस मतलब क्लासिकल फॉर्म की सेवा है, पर ब्रांड एम्बेसडर के चक्कर में टैक्सेबल है। ठीक है, अब वापस से वही बात है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्यों है, क्योंकि आपको पता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए कोई रूल तो है नहीं, तो एक जनरल रूल है कि जहां पे रिसिपेंट की लोकेशन है उसी को बोल देते हैं, तो आपको देखा होगा तो ये सब इंट्रा ही है, शायद उसमें लिख भी रखा था ये तो कि ये इंट्रा है क्वेश्चन के अंदर भी, तो इट इज ऑल्सो एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो 9% सीजी और एसजी लगा दिया, 13,050 13,050, तीनों सेवाओं का टोटल कर लिया। एक और सेवा बेची, सॉरी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, चौथी सेवा, ये भी टैक्सेबल होगी, लॉजिक, अर्बन एरिया ब्रांच, मनी बैंक, तो टैक्सेबल होगी, और इंट्रा लिख रखी थी, वैसे भी इसमें तो शायद मेरे को याद है इंट्रा लिखी हुई थी, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, सीधी 9% सीजी और एसजी लगा दिया। फिर एक और सेवा बेची है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटिंग टू गंगा लिमिटेड। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग तो बेटा एग्जेम्प्ट ही नहीं है, वो तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स तो लगेगा। आगे और देखिए, देखो लैंग्वेज पहले पढ़ लेता हूं मैं, टैक्सेबल सिंस और मूल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई तो वहीं पे आता है जहां पे मूल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो उसमें दिक्कत नहीं है कि पढ़ लेते हैं।
taxable since renting of only residential dwelling for use as residence is exempt. Further, since services are being provided by director of the company in his personal capacity and supplier of service of renting of commercial property is a registered person, tax is payable under forward charge. Moreover, it is an intrastate supply in the place of supply in relation to immovable property is the locationable properties, that is राजस्थान. इंट्रा होने का लॉजिक तो वही आ गया जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो इंट्रा हो गई. इसके अलावा आपको याद है अपन एक आरसीएम में एक कानून आता था कि आपको अगर मैं लैंग्वेज वाइज लैंग्वेज बोलूं तो कानून कुछ ऐसा था कि आरसीएम में लिखा था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन. आरसीएम लगता है रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी करें तो आरसीएम लगता है. ये तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है पहला लॉजिक. फिर उसके बाद एक नया अमेंडमेंट हुआ, आपको याद हो तो वहां पे एक चीज लिखी हुई है कि रेंटिंग ऑफ, न्यू एंट्री क्या है कि वेयर ए सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन इज कवर्ड अंडर आरसी. तो अब क्या हो गया, पहले तो केवल रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन ही आरसीएम में आती थी. फिर वहां पे अपने पास एक पॉइंट आता था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग की सेवा दी है तो वो एग्जम्पशन में भी आती थी. हमारे पास दो नियम होते थे, एक बार बता देता हूं मैं पहले थोड़ा सा इसके ऊपर. आरसीएम में ये लिखा था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम में आती है. ये तो ओल्ड कानून है. फिर एक नया अमेंडमेंट क्या फेंका, नई एंट्री डाली इन्होंने आरसीएम में. उसमें बोला सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी other than residential dwelling by any unregistered person to registered person. ये एक नई एंट्री आ गई. इसका मतलब कि अगर मैं आज कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देता हूं और मैं अनरजिस्टर्ड हूं और जो मेरा टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में वो जीएसटी देगा. ठीक है. और अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे देता हूं तो चाहे मैं भी रजिस्टर्ड हूं पर अगर मेरा टेनेंट रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी देगा. पर एक एग्जम्पशन में क्या लिखा हुआ था, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस एग्जेम्प्ट है. तो याद है अपना एक खेल होता था कि अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंस के लिए देंगे तो एग्जेम्प्ट है. तो मानिए कि एक सप्लायर है, उसने एक रिसिपिएंट को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे दी और ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंस पर्पस में काम आ रही है और ये जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है. तो टेक्निकली इस सेवा पे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी. फिर ये किस बात का लॉजिक है, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का तो आरसीएम लगता है. आरसीएम तो तभी लगेगा ना जब टैक्सेबल हो. तो वहां पे एक क्लैरिटी आती थी, एक्सप्लेनेशन आता था, अगर आपको याद हो कि अगर वो जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी. अगर मैं आपको इसकी भी लैंग्वेज एज इट इज बताऊं, थोड़ा सा रुकिए. वहां पे ऐसा कुछ लिखा होता था कि ये जो एग्जम्पशन है रेंटिंग और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोपराइटर है किसी प्रोपराइटरशिप कंसर्न का और रेंट द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज ऑफ ओन रेसिडेंस एंड सच रेंटिंग इज इन ओन अकाउंट नॉट ऑफ प्रोपराइटरी कंसर्न, तो एग्जम्पशन मिलेगी. मतलब अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है भले ही, पर अगर वो खुद के रहने के लिए ये प्रॉपर्टी लेता है, रेसिडेंस के लिए लेता है और प्रोपराइटरशिप कंसर्न के नाम पे नहीं लेता है, मतलब कि मेरी दुकान तो रजिस्टर्ड है पर मैं ये प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए ले रहा हूं, पर्सनल कैपेसिटी में दुकान के पर्पज से नहीं ले रहा हूं, दुकान के नाम पे एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूं रेसिडेंशियल का, तो फिर एग्जम्पशन मिलेगी और आरसीएम लगाने की जरूरत नहीं होती है. ये क्लैरिटी अपन को दी गई थी. और उसी में एक्सप्लेनेशन आता था कि
कि ये जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है वो नहीं लगेगी अगर अकोमोडेशन स्टूडेंट को रहने के लिए दिया हुआ है या हॉस्टल कैंपस के दिया। फिर उसके बाद वो नई एंट्री आती थी 12A में कि अगर कोई अकोमोडेशन दिया है 20,000 या उससे कम का किराया लेते हो और क्या नाम है मिनिमम 90 डेज के लिए दिया है तो एग्जामिशन मिलेगी। तो ये सब ओवरऑल करके अगर मैं इस प्रॉपर्टी में आऊं, इस केस में आऊं, तो देखिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दी है गंगा लिमिटेड को, तो एग्जामिशन तो कोई मिल नहीं रही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग पे। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि एनी प्रॉपर्टी अगर मैं किराए पे दूं, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ना बेटा, ये देखो नई एंट्री जो आरसीएम की वो क्या कहती है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगता है। अब यहां पे देखो जिसको मैंने ये किराए पे दी, ध्यान से सुनो, वो गंगा लिमिटेड है, वो रजिस्टर्ड है, मान लिया, मान लो रजिस्टर्ड है जिसको किराए पे दी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, पर जो खुद सूर्या है वो खुद रजिस्टर्ड पर्सन, सूर्या खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ड्यू टू दैट आरसीएम नहीं लगेगा इस सेवा पे, एफसीएम लगेगा, इसलिए इसका जीएसटी सूर्या को देना है। अगर आरसीएम लग जाता है सेवा पे तो फिर सूर्या अपना आउटपुट टैक्स निकालते वक्त इसको नहीं जोड़ता, यहां पे खेल हो सकता था। तो अभी तो इस 3 लाख की सेवा का जीएसटी सूर्या को देना पड़ेगा 27,000। आरसीएम नहीं लगा इस सेवा पे, आरसीएम लग जाता तो सूर्या के द्वारा बेची गई सेवा का टैक्स तो रिसिपेंट देता, फिर सूर्या अपने टैक्स कैलकुलेशन में इसको नहीं जोड़ता। तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए सूर्या इसके ऊपर भी आउटपुट टैक्स दे देगा। तो टोटल सूर्या का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 70,650, 70,650 और 3,60,000 हो गया, वो आउटपुट टैक्स आ गया। केवल आउटपुट टैक्स भी निकालते हो ना बेटा तो 5 नंबर आ जाते हैं, 4 नंबर तो आ ही जाते हैं। आई निकालने के मान लो 4 है और ओ माइनस आई के 2 और मान लेते हैं, तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो आउटपुट टैक्स निकालने में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, केवल ये तो ध्यान रखना एग्जाम टैक्स टैक्सेबल है और प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं देंगे तो इंटर जज करके अपन को सीजी, एसजी और आईजी सही तरह से लगाना पड़ेगा। अब इसने क्या करा, इसने स्पॉन्सरशिप की एक सेवा खरीदी है, मैंने कहा था आपको खरीदी है, बेची नहीं है। स्पॉन्सरशिप करने वाला सेवा बेचता नहीं है, खरीदता है। अब आपको याद हो तो स्पॉन्सरशिप की सेवा पे भी आरसीएम लगता है। अब यहां पे खेल होगा, सूर्या ने अगर स्पॉन्सरशिप की सेवा खरीदी और आरसीएम लग जाए तो ये सेवा का क्रेडिट तो सूर्या को मिलेगा, आई में तो जुड़ेगी ये सेवा का जीएसटी, सेवा तो टैक्सेबल है स्पॉन्सरशिप की, सीधी सी बात है, जीएसटी बनेगा, सेवा पे टैक्स लगेगा। पर अगर ये आरसीएम वाली सेवा है तो डबल इंपैक्ट डालना है, फिर तो क्या करना पड़ जाएगा, आई में भी जोड़ो, क्रेडिट लो, और उसके बाद जब फाइनल कैश निकल जाए ओ माइनस आई के बाद तो फिर वापस से उस कैश को और ऐड करो आरसीएम वाले के अंदर। वो अभी बोला ना ओ माइनस आई करके आरसीएम वाला टैक्स फिर जोड़ो। तो क्या इस सेवा का टैक्स आरसीएम में लगेगा? अगर आरसीएम में लगेगा तो इसका जीएसटी सूर्या को पे करना पड़ेगा, रिसिपिएंट सूर्या है। तो अब आप देखिए स्पॉन्सरशिप सेवा पे आरसीएम कब लगता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए सिंस रिसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन है, एक इंडिविजुअल है, टैक्स इज नॉट पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। आपको याद हो स्पॉन्सरशिप में तभी लगता है जब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सर करे। यहां पे तो सूर्या ने स्पॉन्सर करा, ना बॉडी कॉर्पोरेट है ना पार्टनरशिप फर्म है, तो इस सेवा पे आरसीएम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, क्रेडिट तो लेगा सूर्या पर वो फाइनली ओ माइनस आई के बाद ऐड नहीं करेगा इस अमाउंट को, तो क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में तो कोई नाम ही नहीं था स्पॉन्सरशिप का। तो 5 लाख रुपए की सेवा है, 9% का जीएसटी क्रेडिट मिल गया। और ये इंट्रा है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई स्पॉन्सरशिप सर्विस की जहां होती है जहां पे रिसिपिएंट की लोकेशन है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो तो अगर वो स्पॉन्सरशिप सेवा का भी प्लेस ऑफ सप्लाई का नियम याद करना आप, तो राजस्थान ही रहेगा, और राजस्थान रहेगा तो ये इंट्रा बन गई, क्योंकि इंट्रा बन जाएगी तो फिर सप्लायर रिसिपिएंट जो भी है मतलब, तो नेचर के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अब फिर इसने एक और सेवा कौन सी खरीदी, जीटीए की सेवा। आपको पता है जीटीए की सेवा पे भी आरसीएम लगता है। जीटीए की सेवा पे आरसीएम लगता है जब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स हो और जीटीए खुद टैक्स ऑप्ट ना करे फॉरवर्ड चार्ज में। जीटीए अगर खुद ऑप्ट कर लेगा तो आरसीएम लगता ही नहीं है। तो अब जीटीए की सेवा का क्रेडिट तो मिल जाएगा क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में नाम नहीं है, क्रेडिट तो लेना है। अब देखो दो चीजें सोचनी है, क्रेडिट तो मिलेगा इस सेवा का, बट अगर ये आरसीएम वाली हुई सूर्या के लिए तो फिर फाइनल कैश जब ओ माइनस आई का निकल जाएगा उसके बाद एडबैक भी करना पड़ेगा। तो क्या ये सेवा आरसीएम में आएगी, ये सेवा आरसीएम में आएगी बेटा। देखो जीटीए लिखा हुआ था अनरजिस्टर्ड, इसका मतलब जीटीए ने ऑप्ट नहीं करा फॉरवर्ड चार्ज, पता पड़ गया, लिखा हुआ है जीटीए अनरजिस्टर्ड था, तो जीटीए ने ऑप्ट ही नहीं करा फॉरवर्ड चार्ज, 2.5% की रेट से दे रहा है दूसरा पहचान,
याद होगा आपको, क्योंकि जीटी अगर खुद ऑप्ट करता है तो 6% लगता है, 12% की रेट हो जाती है। तो जीटीए ने ऑप्ट नहीं करा, पहली पहचान होगी। नंबर 2, क्या ये सूर्या स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में आता भी है? यस आता है। रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई हो जीएसटी का तो वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। सूर्या है रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी। तो देखो ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ट्रीओजी की सेवा का प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे अपन। तो इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई बाय सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई वो टीओजी सेवा का तो है, तो ये इंट्रा लगेगा तो सीजीएसजी, ठीक है। और आईटीसी अवेलेबल भी हो जाएगा, तो आईटीसी ले लिया और सीजीएसजी का क्रेडिट ले लिया, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में तो कोई नाम ही नहीं था इस सेवा का। फिर एक और सेवा खरीदी इसने, कार रेंटल की सेवा अजय लिमिटेड से। आपको याद हो तो रेंटिंग ऑफ कार पे भी आरसीएम का कानून, रेंटिंग ऑफ कार में भी आरसीएम का कानून। अब वापस से देखिए इसमें टैक्स क्यों नहीं आरसीएम में लगेगा, क्योंकि याद करो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सेवा पे आरसीएम कब लगता है, याद करो, सिंस द रिसिपिएंट इज सूर्या इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। वहां पे रिक्वायरमेंट है कि रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, सप्लायर पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। चेक करना आप लोग। तो इसलिए इस सेवा पे भी आरसीएम तो नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा मतलब ये नहीं कि टैक्स नहीं लगेगा यार, ये गलती मत कर देना, आप एग्जाम्प्ट थोड़ी ना। तो इस सेवा का जो जीएसटी बनेगा क्रेडिट उसका भी मिलेगा, क्योंकि अब यहां पे देखो अच्छी तरह से टेकन कार ऑन रेंटल। अब यहां पे देखो कार तो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, वो 13 या उससे छोटी लगेगी। और याद है आपको एक सेवा बने पड़ी थी कि मोटर व्हीकल अगर ब्लॉक है तो उसकी रेंटिंग की सेवा भी ब्लॉक हो सकती है। अब यहां पे देखो टैक्स इज नॉट पेबल अंडर सूर्या इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड सप्लायर अजय लिमिटेड इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कार रेंटल लोकेशन इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। जनरल रूल लगा है, प्लेस ऑफ सप्लाई का जनरल रूल से लगा है। फर्दर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन सेड कार सिंस इट इज यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, कार कौन सी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, नंबर नहीं दिया हुआ, तो वो एलिजिबल मोटर व्हीकल की रेंटिंग है, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल की रेंटिंग है, थोड़ा सा लैंग्वेज एम्बिगस है। तो सिंपली इन्होंने क्या करा, बिजनेस के लिए ली है और कोई स्पेसिफिकली दिख नहीं रहा तो इसलिए इन्होंने क्रेडिट ले लिया है। तो इसलिए ये क्रेडिट ले लिया और 3750 का क्रेडिट लेने के बाद टोटल आईटीसी अवेलेबल देखो निकल गया 1 2 3, दो कैलकुलेशंस होगी। और अब नेट जीएसटी पेबल निकालना तो बच्चों का काम है आपका। कैसे निकलता है, ओ इज इक्वल टू देखिए 3,60,000 है, आईजीएसटी का आई तो है ही नहीं क्वेश्चन, इंजॉय करो। और सीजी और एसजी का आई भी सीजी और एसजी के ओ से नीचे ही है, तो ये तो पेमेंट तो बहुत इजी हो गया, 70,600 ये 360 पूरे कैश में देने और उसमें से माइनस करके ये 16,916, ये यहां तक आपका काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आरसीएम वाला टैक्स जोड़ना है। तो आरसीएम वाला एक टैक्स था, जीटीए वाला, तो जीटीए वाला जो टैक्स था देखो लास्ट में वापस जोड़ 5 जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बोल के इसको एड बैक कर दो। तो ओ माइनस आई का पेमेंट इतना हो गया 16,900 16,963, फिर 5 ये जुड़ गए, तो फाइनली जो नेट देना है आपको 21,900 21,963। ये तो मैंने बता रखा है आपको 10 बार, इससे ज्यादा तो उलझा ही नहीं सकते आपको। तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया कि क्या हिसाब है। और इक्के दुक्के के अमेंडमेंट से भी रिलेटेड है तो वो भी बात हो जाएगी, क्योंकि आरटीपी इज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट नाउ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मेहुल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन उत्तर प्रदेश एंड मंथली रिटर्न फाइलर, जीएसटी रिटर्न के क्वेश्चन है, is engaged in making taxable supply of goods and services. It furnishes the detail of its outward supply in form GSTR1 for the month of January on 11 फरवरी। GSTR1 11 तक भर देते हैं, ठीक है। मंथली रिटर्न फाइलर है। GSTR1 रेगुलर रिटर्न जो रेगुलर स्कीम वाले वो भरते हैं, मंथली बेसिस पे भी भरते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी भरते हैं। मंथली रिटर्न फाइलर है तो 11 तारीख तक भर दिया इसने, जनवरी का रिटर्न 11 फरवरी तक भर दिया, बढ़िया है यहाँ तक तो। However, on 14 February, the accountant of Mohil Enterprise noticed that one invoice issued to Vaishali Trader, जो गुजरात का रजिस्टर्ड है, for supply of good value ₹1 lakh taxable at the rate of 18% pertaining to January has been inadvertently missed to be declared in form GSTR1 in the January। एक बिल ग्राहक का छूट गया GSTR1 में दिखाने से। आपको पता है कमेंटमेंट में क्वेश्चन आने वाला है, GSTR1 है आजकल जो अपडेट कर सकते हो आप, तो उस पर क्वेश्चन है
ही हैज अप्रोच यू फॉर द एडवाइस बिफोर फर्निशिंग 3B फॉर द सेटलमेंट। 3B भरने से पहले हमारे पास आ गया। You are required to briefly discuss whether Mehul Enterprise can amend the detail of outward supply furnished in Form GSTR 1 of January. If such amendment is permitted and detail in Form GSTR 1 are amended, whether the detail of said invoice will be available in Form GSTR 2B of the January. तो दो प्रश्न पूछे, क्या मैं ये डिटेल GSTR 1 में जो डिटेल नहीं दी उसको अमेंड कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो क्या मेरे ग्राहक के 2B में शो हो जाएगी क्या वो डिटेल जनवरी के अंदर ही? दोनों जवाब मैंने आपको दे रखे हैं। वो नया कानून जो अमेंडमेंट वाला मैंने आपको बढ़ाया था GSTR 1A वाला जो है उसी के ऊपर फोकस्ड है। आइए फटाफट से आंसर पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं। देखो, एज पर द प्रोवाइजो टू रूल 59(1) the registered person may, after furnishing the detail of outward supply of good or service or both in GSTR 1 for a tax period but before filing 3B, 1 के बाद 3B से पहले, for the said tax period at his own option, अपनी इच्छा से amend or furnish additional detail of outward supply in GSTR 1A। आ गया, मैंने कहा था 1A पे क्वेश्चन। Thus, Mehul Enterprise has the option to furnish the detail of invoice issued to Vaishali Trader in Form GSTR 1A on or after 14 Feb but before filing 3B। बोला था 13 तारीख तक तो 1 की डिटेल आती है QRMP वालों की, तो QRMP वालों की डिटेल निकल गई 13 तारीख को, तो 14 से लेकर 3B से पहले पहले तक आप भर सकते हो 1A के थ्रू ये डिटेल जनवरी में, और ये कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल आपके 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर आगे एक और रूल आता था 67, उसमें बोला था कि ये 2B में अगर आपने 1A में जो डिटेल दी वो उसी महीने के 2B में नहीं शो होगा, वो अगले नेक्स्ट पीरियड के 2B में शो होगा ग्राहक के। तो क्या ग्राहक को 2B में डिटेल दिख जाएगी, इसका प्रश्न पूछा, तो इसका जवाब है नहीं। उसको ये डिटेल जो दी है 1A वाली वो अगले टैक्स पीरियड में दिखेगी। तो आप देखिए फर्दर रूल 67 क्लोज टू ए provide that the additional detail or amendment in detail of outward supply furnished by supplier in Form GSTR 1A filed after the due date of furnishing of Form GSTR 1 for the previous tax period shall be reflected in Form GSTR 2B for the current tax period filed after the due date be reflected shall be. This implies that ITC for supplier declared amended by the supplier through GSTR 1A will be available to the recipient in 2B generated for next tax period। ये आपके सामने। Thus the detail of missing, तो जनवरी के 2B में नहीं दिखेगा, फरवरी के 2B में दिखेगा वैशाली को जनवरी के 2B में नहीं है, फरवरी के 2B में दिखेगा। तो ये आपका जवाब है, वैशाली ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मिस्टर बिंदुसार is an employee in Galgotia and Sons working at its Mumbai office. Mr. Bindusar is unregistered under GST law. His family is located in Bareilly, Uttar Pradesh. ठीक है, family is located in Bareilly, Uttar Pradesh. His son require a laptop for his school project on urgent basis. Therefore, Mr. Bindusar place an order on Amazing.in, an e-commerce platform, for supply of a laptop for latest configuration for his son, which is to be delivered at a residential address located in Bareilly, Uttar Pradesh. 10(1)(CA पे है, गुड्स है, लैपटॉप का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेंगे अभी, आते हैं उसके अंदर। Mr. Bindusar, while placing the order on e-commerce platform Amazing.in, provide the billing address of his permanent apartment located in Mumbai, Maharashtra. तो बिलिंग एड्रेस तो महाराष्ट्र का दिया है, बिलिंग एड्रेस, और डिलीवरी एड्रेस देखिए उत्तर प्रदेश का दिया हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप इन द गिवन केस। लैपटॉप इज ए गुड्स, तो सेक्शन 10 में रहने का, 12 में नहीं रहने का, सर्विस का आता है 12 में। तो सेक्शन 10 में, और ग्राहक कौन है इस लैपटॉप का, ग्राहक कौन है? देखो 10 में क्या लॉजिक था, मूवमेंट इन्वॉल्व, मूवमेंट नॉट इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन, याद है? इंस्टॉलेशन के कहने पे 4-5 ही तो कानून थे गाड़ी पे बेचने वाले गुड्स, और एक वो अमेंडमेंट हुआ था 10(1)(CA जब ग्राहक अनरजिस्टर्ड हो। तो अगर कोई गुड्स जिसका ग्राहक अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको किसी नियम से नहीं निकालना है, 10(1)(CA से निकालना है। तो अब आइए, जवाब आपके सामने है। देखिए जी, एज पर द प्रोविजन ऑफ 10(1)(CA ऑफ IGST एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन IGST एक्ट के होता है। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ सेड पर्सन
recorded in the invoice and the location of supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice। बोला था ग्राहक का एड्रेस लिखेंगे तो रिसिपिएंट की लोकेशन यानी कि जो एड्रेस रिकॉर्ड करा वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं तो सप्लायर का एड्रेस को मानेंगे। और उसमें एक एक्सप्लेनेशन डाला था कि अगर एड्रेस की डिलीवरी एड्रेस अलग है और बिलिंग एड्रेस अलग है तो क्या करें, तो याद करो। फर्दर एक्सप्लेनेशन टू द सेट क्लोज रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द स्टेट भी काफ़ी है। एक तो एक्सप्लेनेशन ये आता था कि केवल नेम भी लिख दिया तो भी काफ़ी एड्रेस हो गया, और एक सर्कुलर फिर आता था 209/2024 that in the case involving supply of goods to a registered person where the address of delivery of goods recorded on the invoice is different from billing address of the said goods on the invoice, the place of supply of the goods shall be the address of delivery of the goods। बिलिंग नहीं मानना, डिलीवरी एड्रेस को मानना है आपको, उसका एड्रेस रिसिपिएंट का। तो यहाँ पे फिर डिलीवरी एड्रेस तो उत्तर प्रदेश है, तो साफ दिख गया प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होने वाला है, बरेली उत्तर प्रदेश। जब भी गुड्स का ग्राहक अनरजिस्टर्ड है, कुछ भी दिमाग में लगाओ किसी भी सेक्शन का, 10(1) CA से ही POS निकलेगा, ये ध्यान रख लेना। आगे क्या है भाई, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, सब अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इंडियन रेलवे की सेवाएं एग्जेम्प्ट नहीं होती, अगर आपको याद हो तो वो बाहर कर दिया था है ना वो एग्जामिशन से जनरली, पर इंडियन रेलवे की कुछ सेवाएं एग्जेम्प्ट करी गई है। अगर आपको याद हो तो एक नई एग्जामिशन एंट्री आई थी इंडियन रेलवे वाली, कुछ मैं याद दिला देता हूँ, कुछ ही याद दिलाऊंगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं उसमें आता हूँ। प्लेटफॉर्म टिकट की सेल याद हो, GST एग्जामिशन बाय आउटवर्ड से, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट एग्जाम्प्ट है, फैसिलिटी और रेंटिंग रूम ऑब्लिक वेटिंग रूम एग्जाम्प्ट है, क्लॉक रूम सर्विस एग्जाम्प्ट है, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस एग्जाम्प्ट है इंडिविजुअल्स को अगर दी हो तो रेलवे की ये सेवा एग्जाम्प्ट है, बाकी तो टैक्सेबल है। तो देखिए सबसे पहले क्लॉक रूम सर्विस प्रोवाइडेड करी पैसेंजर को 20 लाख रुपीज़ लिए गए। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकंड क्लास में इंडियन रेलवे तो TOP सेवा है, सेकंड क्लास तो टैक्सेबल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में जाओगे आप रेलवे की तो AC और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल होते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट सोल्ड टू पैसेंजर है, वो देखो वाला नया एंट्री का एग्जामिशन मिल जाएगा। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर रजिस्टर्ड इन चेन्नई, इसमें तो कोई एग्जामिशन दिखी नहीं मेरे को। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन AC कोच ऑब्वियसली टैक्सेबल है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल राम डॉन वाले गुड्स एग्जाम्प्ट है रेल के वेसल के थ्रू, याद हो तो। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर भी राम डॉन में आता है, तो साफ ही दिख रहा है ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है। एक बार जल्दी से लिख लेते हैं आंसर, देख लेते, इजी क्वेश्चन है। देखो भैया जो क्लोक रूम सर्विस एग्जाम्प्ट होगी, नया लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सेकंड क्लास एग्जाम्प्ट है। सेकंड क्लास मतलब जनरल क्लास है, ये AC वाला नहीं है, सॉरी, तो एग्जाम्प्ट ही करा है। प्लेटफॉर्म टिकट एग्जाम्प्ट है ये। वेयर हाउसिंग बेटा टैक्सेबल है क्योंकि एग्जाम्पशन नहीं है तो फिर टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन AC कोच टैक्सेबल है ये। उसके बाद ये एग्जाम्प्ट है, रामडॉन का रिलीफ मटेरियल वाला आइटम है, और ऑर्गेनिक मैन्योर भी रामडॉन में आता है तो ये भी एग्जाम्प्ट है, सिंपल है। तो सेकंड क्लास मतलब सिंपल डब्बा है, जनरल क्लास का डब्बा। सेकंड टीयर लिख देते तो फिर वो AC वाला हो जाता, ध्यान रखना थोड़ा सा ना। लास्ट वन, Mr. Hriday has obtained a voluntary registration under GST law in the state of Madhya Pradesh in January, but has not commenced the business till the month of September. Voluntary registration ले सकते हैं अपन, पर अगर आप बिजनेस चालू नहीं करते हैं तो याद है कैंसिलेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। इन अक्टूबर द प्रॉपर ऑफिसर इशू ए शो कॉज नोटिस टू हिम फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज जस्टिफाइड
ऑल्सो लिस्ट द अदर सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल। ये तो सिंपल है, कैंसिलेशन के वो कारण लिखने हैं जिसमें कि प्रॉपर ऑफिसर खुद अपनी तरफ से कैंसिल कर सकता है। तो आपको याद है, तो उसके बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में। याद है आपको, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है तो कितने टाइम पे अगर बिजनेस चालू ना करो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। शायद मेरे को याद आता है 3 महीने हैं, जहां तक मेरे को याद आता है। एक बार मैं बात कर लेता हूँ। 3 दिन क्या थे जो भी थे। वन ऑफ द सर्कल वेदर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल इज इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 6 मंथ तक चालू नहीं करा तो वो है। तो एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन गिवन केसेस जस्टिफाइड इन द लॉ। इसने शायद 6 महीने के अंदर धंधा चालू नहीं करा, और बाकी रीजन भी लिख दो। तो सारे रीजन वो लिख दिए जो मैंने आपको कॉपी में लिखा रखे थे। तो आंसर तो सिंपल ही है। कौन से रीजन लिख रहे हैं? वो वाले लिख रहे हैं जिसमें पीओ अपनी तरफ से कैंसिल कर सकता है ना, वो जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते रहते हैं बार बार। एक बार के लिए एक बार मैं देखूं तो क्या है इसका। मध्य प्रदेश इन जनवरी में इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया था, और सितंबर तक तो 6 महीने के अंदर धंधा चालू नहीं करा, तो बिल्कुल पीओ कैंसिल कर सकता है। तो लॉजिकल है बात। 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये बेटा आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जीएसटी के थे वो मैंने डिस्कस कर लिए इसके अंदर अभी। अब मेरे को देखना है इसके एमसीक्यूज। आइए जी, एमसीक्यू में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता हूँ। मैं दिमाग सिंपल रखता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगर वो एमसीक्यू का क्वेश्चन मेरे को लगता है कि मेरे से होगा तो मैं आगे पढ़ूंगा। अगर मेरे को क्वेश्चन पढ़ के एमसीक्यू का लगता है कि पता नहीं है क्या पूछ रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर मैं तुक्का ही मारना है तो तुक्का एट द एंड ऑफ द एग्जाम मांगूंगा। भैया फिर तो मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। अगर क्वेश्चन पढ़ के मेरे को कानूनी क्लिक नहीं हो रहा कि कौन से कानून से सॉल्व होगा, तो फिर क्यों दिमाग लगाऊं यार, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं पेपर करते वक्त। फिर तो सीधी सी बात है कि इसमें तुक्का मारना है, नेगेटिव मार्किंग वैसे ही नहीं है, तो कर तो दूंगा मैं पेपर अटेम्प्ट में, इसको लास्ट में कर लेंगे यार, लास्ट में कर लेंगे तो पेपर तो हो जाएगा ना। वो वाले क्वेश्चन करूँ ना जिसमें कि स्टेप मार्किंग होगी, कुछ होगा, तो वाले को पहले कर लूँ। और अगर आता है तो फिर तो मैं इसको करूंगा ही। देखते पढ़ते आ रहा है कि तो मेरे को आ जाएगा तो फिर पढ़ लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द फाइनल रिटर्न ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। फाइनल रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है, ये तो मेरे को याद है। कानून अगर याद है तो मतलब मेरे को तो याद है, खैर आपको याद आ जाए तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो यार फाइनल रिटर्न जीएसटी रिटर्न में चैप्टर था, और वहां पे टॉपिक था, और वहां पे साहब लिखा हुआ था 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, ऐसा कुछ करके कानून था। कानून आप देखना, मतलब मैं आपको एक केवल आइडिया के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा बच्चे के दिमाग में आता रहता। तो बस सीधा सिंपल ही है यार, इसमें क्या करना है मेरे को। पढ़ता हूँ मैं आसाम वाला डिटेल पढ़ता हूँ। आसाम वाली डिटेल क्या है, फालतू की चीजें क्यों पढ़ूं मैं। ये देखता हूँ मैं, इस पैराग्राफ में काम हो जाएगा शायद मेरा। द कंपनी डिसकंटिन्यूड इज ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम फ्रॉम 15 दिसंबर। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज फर्निश्ड ऑन 5 जनवरी। 15 दिसंबर को दुकान बंद करी, 5 जनवरी को अप्लाई कर दिया। द रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम डे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वॉज पास्ड ऑन 2 फरवरी एंड रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड ऑन 31 जनवरी। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन 3 महीने के अंदर है ना, विच एवर इज लेटर। तो सिंपल सी बात है, आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, सी आंसर है। मतलब लेटर डेट कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, विच एवर इज लेटर ही है, तो 2 फरवरी और 31 जनवरी में से जो लेट आएगा उसके 3 महीने। तो आंसर हो गया मेरे सामने 3 मंथ फ्रॉम 2 फरवरी।